हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। पिछली कई क्वेश्चन सीरीज के साथ हम आपसे मिलते रहे हैं और आज हम एक बार फिर अगली क्वेश्चन सेट सीरीज के साथ आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज को, कुछ सेट के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स इन द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आर देयर। भारतीय दर्शन के अंदर कितने ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, यानी कितने ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं या वेदों में विश्वास करते हैं। तो इससे पहले वाला जो वीडियो रहा है, अगर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो उन्हें इस बात का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वहां मैंने 60 दर्शन यानी 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफीज के बारे में, 6 दर्शनों के विषय में बताया था। तो इसका सही आंसर है 6 दर्शन। ऑर्थोडॉक्स स्कूल में कितनी इंडियन फिलोसफीज आती हैं, यानी वेदों पर आधारित या वेदों के सिद्धांतों या वेदों की बातों पर आधारित, ईश्वर तत्व पर आधारित कितने दर्शन बताए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 6 दर्शन बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इन एंशिएंट इंडिया यूज्ड टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्सेस। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में जो लेक्चर सीरीज है, लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहते हैं कि प्राचीन समय में कार्य के आधार पर वर्णों की स्थापना की गई थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण बताए गए थे। तो अभी क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि कौन सा वर्ण ऐसा था जिसे हम टैक्सेस को चार्ज करने और टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए जानते हैं एंशिएंट पीरियड में। तो क्या वो ब्राह्मण थे? तो अगर हम ध्यान से देखें तो कहा जाता है कि ब्राह्मण जो वर्ण है वो शिक्षा दीक्षा, वो वेद, उपनिषद, कर्मकांड, ये सारी चीजों के लिए जाने जाते थे। क्षत्रिय जो थे वो लोगों की सुरक्षा के लिए जाने जाते थे, व्यवस्था बनाने के लिए जाने जाते थे। और साथ ही साथ क्षत्रिय लोगों का ये भी कर्तव्य था कि वो सामान्य लोगों से, जनता द्वारा जो टैक्सेस हैं वो वसूलते थे और राजकोष में जमा कराते थे राजा के पास। वैश्यों का जो काम था वो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, उत्पादन, इनसे संबंधित रहा। और शूद्रों के विषय में हम जानते हैं कि शूद्रों का जो कार्य था वो इन तीनों जो वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों की सहायता करने का कार्य दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ण इन एंशिएंट इंडिया यूज्ड टू क्रिएट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने के लिए, धन और वैभव, धन और संपन्नता को क्रिएट करने के लिए किस वर्ण को जानते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वैश्य जो लोग थे, वैश्य लोगों का ये कर्तव्य था कि वो उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, धन के लेन देन, इस प्रकार की चीजों में अपना कार्य करें। तो इसका सही आंसर है वैश्य। अगला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आश्रम सिस्टम फेजेस ऑफ लाइफ वाज इक्वली कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड। कह रहा है कि मानव का जो जीवन है उसे हमने कितने भागों में, एक मानव का जीवन उसे एंशिएंट पीरियड में कितने भागों में बांटा गया था, कितने वर्षों में बांटा गया था। तो कहा जाता है आश्रम व्यवस्था में हम 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्थाओं को देखते हैं। और अगर बात करें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 प्रकार के आश्रम बताए गए थे। और ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन समय में जो व्यक्ति है उसकी आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। तो प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रिनंसिएशन इज अ गोल ऑफ। रिनंसिएशन की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर रिनंसिएशन का जो अर्थ है वो त्याग से है, कि कौन सा जो आश्रम है वो त्याग को प्रदर्शित करता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने से संबंधित है। गृहस्थ आश्रम काम और अर्थ अर्जित करने से संबंधित है। संन्यास आश्रम जो है, संन्यास आश्रम में कहा जाता है कि व्यक्ति को सभी चीजों का त्याग करके मुक्ति या मोक्ष की तरफ बढ़ जाना चाहिए।
तो इसका सही आंसर है संन्यास आश्रम। और अगर हम वानप्रस्थ की बात करें तो वानप्रस्थ जो शब्द है अपने आप में यही बताता है वानप्रस्थ, यानी वन की तरफ प्रस्थान करना। तो ये तीसरा भाग है, तीसरा हिस्सा है हमारे आश्रम व्यवस्था का, जिसमें हम वानप्रस्थ की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मैरिजेस इज द सुप्रीम वन। हम लोगों ने 8 प्रकार के विवाहों के बारे में पढ़ा, और इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के विवाह और हैं जिन्हें हम अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी कहते हैं। तो पहले 8 प्रकार के विवाह जो बताए गए, हमारे शास्त्रों में बताए गए 8 प्रकार के विवाह, उन 8 प्रकार के विवाहों में अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया, सबसे सुप्रीम जो विवाह की श्रेणी में हम किसे रखते हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह और आर्ष विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह बताए गए। तो सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट, सबसे अच्छा जो विवाह जिसे स्वीकृति प्राप्त है, उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 4 प्रकार के विवाह सामाजिक स्वीकृति को प्राप्त करते हैं, बाकी 4 प्रकार के विवाह सामाजिक स्वीकृति को प्राप्त नहीं करते हैं। 4 प्रकार के विवाहों को उच्च श्रेणी का विवाह कहा जाता है और बाकी 4 प्रकार के विवाहों को निम्न श्रेणी का विवाह कहा जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो ब्रह्म विवाह जो है ये एक उच्च कोटि का विवाह माना जाता है। तो ब्रह्म विवाह सबसे सबसे इम्पोर्टेंट विवाह की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, विच मैरिज टाइप इज कंसिडर्ड द मीनेस्ट वन। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और अभी हम ये देख रहे हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा सबसे निम्न माना जाता है। तो अगर प्रश्न की दृष्टि से देखें तो सबसे निम्न जो विवाह है श्रेणी में, वो पैशाच विवाह माना जाता है। जैसे ब्रह्म विवाह सबसे उच्च श्रेणी का विवाह है, वैसे ही पैशाच विवाह सबसे निम्न श्रेणी का विवाह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धिस्ट पीरियड से। आम्रपाली वॉज फेमस ब्लैंक स्पेस है इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में आम्रपाली एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी, लेकिन वो कौन थी? आम्रपाली कौन थी? क्या आम्रपाली एक डांसर थी, क्या एक शूद्र थी, क्या एक विदुषी थी, या फिर एक नगर वधू? तो इसका सही आंसर है आम्रपाली एक नगर वधू मानी जाती थी। तो राजा बिंबिसार के समय में आम्रपाली और भगवान बुद्ध के समय में आम्रपाली का वर्णन मिलता है। तो भगवान बुद्ध के समय में आम्रपाली एक नगर वधू मानी जाती थी, जिन्हें उस समय नगर वधू शब्द से परिभाषित किया जाता था, लेकिन वो आज के समय के अगर हिसाब से देखें तो जो शब्द उठाया जाता है वो वेश्या शब्द उठाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, इन एंशिएंट पीरियड वुमेन वर एंटाइटल्ड विद टू। ये जो प्रश्न है ये आपको फर्स्ट यूनिट से उठाया गया है, जिसमें महिलाओं की स्थिति के विषय में यूनिट में टॉपिक आया है। तो वुमेन्स की इकोनॉमिक स्टेटस क्या थी, सोशल स्टेटस क्या थी, रिलीजियस स्टेटस क्या थी, कौन कौन से राइट्स थे वुमेन्स को, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया कि प्राचीन समय में महिलाओं को अधिकार था, किन किन चीज़ों का अधिकार था। तो पहला जो ऑप्शन है वो रीमैरिज यानी पुनर्विवाह का अधिकार। दूसरा जो ऑप्शन है चैंटिंग मंत्रास एंड वेदास यानी मंत्रों का उच्चारण करना, वेदों का पाठ करना। तीसरा जो ऑप्शन है वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करना, यानी वेदों में जो परंपराएं और रीतियां बताई जाती हैं उनका पालन करना। और जो चौथा ऑप्शन है उसे हम ऑल ऑफ द एबव के तौर पर देख रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में देखें तो प्राचीन समय में, वैदिक समय में महिलाएं पुनर्विवाह भी कर सकती थी, वो मंत्रों का और वेदों का पाठ और उच्चारण भी कर सकती थी, वो वैदिक रीतियों का अनुपालन और उन्हें परफॉर्म भी कर सकती थी, और साथ ही साथ वो अपने जीवन को सुखमय रूप से व्यतीत करने का भी काम कर सकती थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाभाष्य वॉज रिटन बाई, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, जब हम महाभाष्य की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी गई, और वो किताब संस्कृत व्याकरण पर थी। तो जब भी हम महाभाष्य की बात करते हैं तो महाभाष्य महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पर लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है महर्षि पतंजलि द्वारा, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने
3 क्षेत्रों में काम किया। महर्षि पतंजलि ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया, महर्षि पतंजलि ने योग के क्षेत्र में काम किया, और साथ ही साथ महर्षि पतंजलि द्वारा भाषा के क्षेत्र में भी काम किया गया। तो अगर महाभाष्य की हम बात करें तो महाभाष्य किसके द्वारा दिया गया? महाभाष्य महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया। महाभाष्य किसके ऊपर लिखा गया? तो महर्षि पतंजलि के जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उस पर, सॉरी, महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है उस पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट वाज द सुटेबल लैंग्वेज फॉर सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम? प्राचीन समय में जितना भी स्रोत हमें प्राप्त होता है, प्राचीन समय के विषय में जितना भी स्रोत हमें प्राप्त होता है, उसमें मुख्य भाषा, उसमें उपयुक्त भाषा के रूप में हम किसे देखते हैं? तो क्या प्राचीन समय में जितनी चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, पाली में लिखी गई हैं, ब्राह्मी में लिखी गई हैं, या खरोष्ठी में लिखी गई हैं? तो आप देख सकते हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी ये तो लिपियां हैं, ये भाषाएं नहीं हैं। प्राचीन समय में जितना भी हमें साहित्य प्राप्त होता है, ज्यादातर साहित्य या तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है या तो पाली भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम देखते हैं संस्कृत भाषा इज द सुटेबल आंसर। एज फार एज पाली लैंग्वेज इज कंसर्न, इस लैंग्वेज का ज्यादातर प्रयोग हुआ है बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर, यानी बौद्ध और जैन साहित्य को लिखने में हम पाली भाषा का प्रयोग देखते हैं। लेकिन ज्यादातर वैदिक जो साहित्य है, वेद, उपनिषद, अरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ज्यादातर सब संस्कृत में लिखी गई हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि वॉज इवॉल्व्ड आउट ऑफ विच लिपि? किस लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म माना जाता है? तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी ले चुके हैं क्वेश्चन सेट 1 में। तो अगर आप वहां पे भी चीजों को आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि जब भी हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं, देवनागरी लिपि से ही हमारे भारत में बहुत सारी लिपियों का विकास हुआ है। तो ऐसा कहते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का 2 रूपों में विभाजन हमें मिलता है। तो ब्राह्मी जो लिपि है वो अपने आप में एक तो द्रविडियन लिपि में और दूसरा देवनागरी लिपि में विभक्त हुई, और फिर उससे हम भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास देखते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमें जो आंसर मिलता है वो ब्राह्मी लिपि मिलता है, कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अभी हम लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं लैंग्वेज से, जहां हम ये देख रहे थे कि भारत के अंदर लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत के अंदर 6 पौराणिक जो भाषाएं हैं, 6 प्राचीन भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आपके ऑप्शन में आपको ढेर सारी चीजें मिल रही हैं, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, ये सारी भाषाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अगर हम आंसर के रूप में देखें तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये जो सीक्वेंस है या ये जो पार्ट है, इसे हम बिल्कुल ध्यान में रखें। तमिल और तेलुगु दोनों भाषाएं शामिल हैं, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम ये भाषाएं शामिल हैं, और साथ ही साथ उड़िया भाषा शामिल है इसके अंदर। अगला प्रश्न ले लेते हैं, हु वर मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति? ये क्वेश्चन उठाया गया है आपके लिटरेचर पार्ट से, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति का संबंध किससे है? ये कौन लोग थे? तो आपके ऑप्शन के रूप में आपको 4 चीजें दिख रही हैं। लॉ गिवर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, दूसरा है गॉड्स ऑफ वैदिक रिलीजन, थर्ड ऑप्शन इज बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एंड लॉजिशियंस, एंड द फोर्थ वन इज मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉ गिवर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। मनु के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है कि मनु कौन थे। तो मनु ने धर्मशास्त्र किताब लिखी है जिसे मनु संहिता के रूप में हम जानते हैं। ये पहले राजा के तौर पर थे जिनकी सबसे पहली विधि की किताब, कानून की किताब मानी जाती है। तो ये ध्यान रखें कि मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति, ये जितने भी लोग हैं, ये चारों लोग जो हैं, इन्होंने प्राचीन समय में वैदिक पीरियड में लॉ को क्रिएट करने का और लॉ को क्रिएट करके एस्टैब्लिश करने का काम किया है। तो चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नोन एज द क्वीन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। भाषा से ये क्वेश्चन है कि विश्व की सभी भाषाओं में जो क्वीन माना जाता है वो किस भाषा को माना जाता है, किस भाषा को सभी भाषाओं की रानी माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ और डोगरी। तो देखिए, मलयालम एक प्राचीन भाषा है लेकिन उतनी प्राचीन और उतनी प्रचलित नहीं है। हिंदी बहुत बाद में आने वाली भाषा है, संस्कृत से उत्पन्न मानी जाती है। डोगरी भाषा ये एक क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन जो कन्नड़ भाषा है ये बहुत प्राचीन भाषा है और इसका जो ग्रामर है, कन्नड़ भाषा का जो ग्रामर है, अपने आप में बहुत विस्तृत और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यही आंसर है आपका, आपके इस क्वेश्चन का, कि कौन सी भाषा ऐसी है जो विश्व में सभी भाषाओं की रानी मानी जाती है। तो इसका आंसर है कन्नड़ भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the उपवेदा consist of? उपवेदों में कौन सी चीज आती है? तो देखिए, हम लोगों ने जब वेदों का अध्ययन किया तो वेदों के साथ साथ हम लोगों को उपवेदों के बारे में भी जानना होता है। तो हम ये कहते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो कहा जाता है कि वेदों की संख्या 4 है। तो जिस प्रकार से वेद 4 बताए गए उसी प्रकार से उपवेद बताए गए। तो उपवेदों की संख्या भी 4 बताई गई। अब ये उपवेद जो है वो कौन कौन से हैं? तो अगर पहला ऑप्शन देखें, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद और गंधर्व वेद, ये 4 जो ऑप्शन हैं आपके, इन्हें हम उपवेदों की श्रेणी में रखते हैं। अगर बी ऑप्शन देखें, आयुर्वेद, आयुर्वेद तो एक उपवेद है, धनुर्वेद एक उपवेद है, लेकिन ऋग्वेद अपने आप में एक पूर्ण वेद है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। गंधर्व वेद, उसके बाद फिर अर्थवेद, अर्थवेद के बाद ऋग्वेद और सामवेद। तो इसमें 2 उपवेद हैं और 2 वेद हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला जो डी ऑप्शन है, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गंधर्ववेद, इसमें भी अथर्ववेद आया है जो कि पूर्ण वेद माना जाता है, ये उपवेद नहीं माना जाता। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वही सही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्णा सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। वैदिक पीरियड में यानी पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो आधारित थी। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा, लेक्चर वहां पर अवेलेबल है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। हमारे चैनल के ऊपर ये लेक्चर भी अवेलेबल है वर्ण व्यवस्था के ऊपर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में वो किस बात पर आधारित थी? क्या वो लोगों की शिक्षा पर आधारित थी या लोगों के जन्म पर? हम उनके वर्ण को देखते थे कि वो जिस कुल परंपरा, जिस स्थान में जन्म ले रहे हैं, जिस परिवार कुटुंब में जन्म ले रहे हैं, क्या जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था देखी जाती थी? लोगों के ऑक्यूपेशन या पेशे के आधार पर वर्ण व्यवस्था देखी जाती थी या फिर लोगों के टैलेंट के बेसिस पे? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। यानी जब हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से लोगों के पेशे पर आधारित थी, यह जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स सैक्रिफाइशियल फॉर्मूलाज। देखिए, जितने भी सैक्रिफाइसेस की बात हम करते हैं, जितना भी कर्मकांड की बात करते हैं, जितना भी बलि की बात करते हैं, ये कर्मकांड और बलि से संबंधित ज्यादातर चीजें कौन से वेद में कही गई हैं? तो आपके ऑप्शन के रूप में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आपके सामने हैं। इन 4 वेदों को ही हम देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला के बारे में, यानी बलि से संबंधित नियम, बलि से संबंधित सिद्धांतों के विषय में अगर बात करें तो यजुर्वेद इसका आंसर है। यजुर्वेद में ही बलि से संबंधित विषयों के बारे में बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल for the next and upcoming exam, and that is which one of the following contains the famous गायत्री मंत्र? ये गायत्री मंत्र सभी पढ़ते हैं, सभी गायत्री मंत्र को का पाठ करते हैं, सभी उसका उच्चारण करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो कौन से वेद से लिया गया? तो अगर हम देखें आपके ऑप्शन के रूप में देखें, ऋग्वेद दिया हुआ है, सामवेद दिया है, ऐतरेय ब्राह्मण और कठोपनिषद। यानी कुछ उपनिषदों की बात भी की गई यहाँ पर, कुछ वेदों की बात भी की गई है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की बात भी की गई है। लेकिन अगर हम आंसर के रूप में देखें तो इसका सही आंसर है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र हमेशा हम आंसर के रूप में देखेंगे ऋग्वेद से उठाया गया है। ठीक,
अच्छा, गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं क्योंकि ये सविता नामक देवता को समर्पित है। इसी के साथ हम अपने इस क्वेश्चन सेट को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सेट बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपके बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स अभी और आपके सीरीज में आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।